हेलो नमस्कार। कैसे हो आप सब? आप अच्छी चल रही होगी आपकी तैयारी। आज हमारी ये लैब असिस्टेंट की सेकंड क्लास है जो ब्लड सर्कुलेशन या रक्त परिसंचरण तंत्र की क्लास रहेगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त से संबंधित सत्य कथन है। अपना फर्स्ट ऑप्शन है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन है, हिपेरिन रक्त को रक्त वाहिनियों में जमने से रोकता है। ये भी बात सही है। रक्त की पीएच 7.4 होती है। बिल्कुल सही है, रक्त की पीएच 7.4 होता है। प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। बिल्कुल, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर ई है, रक्त निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोइसिस कहलाती है। बिल्कुल, ये भी सही है, रक्त निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोइसिस कहलाती है। यानी ये पांचों स्टेटमेंट अपने सही है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, हेपेरिन रक्त को रक्त वाहिनी में जमने से रोकता है, रक्त की पीएच 7.4 होती है, प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं और रक्त निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोइसिस कहलाती है। यानी ए बी सी डी ई ये पांचों ऑप्शन सही हैं, पांचों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 4 ए बी सी डी ई। यानी ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है। ऐसे ऑर्गन जिनमें रक्त बनता है ना, उनको हीमोपोइटिक ऑर्गन बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल रेड बोन मेरो। और एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं, जो ब्लड बैंक होते हैं ना, उनमें ब्लड को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं ब्लड में? कोई बता सकता है? आप कमेंट करके बताना क्या मिलाते हैं। ठीक है, चल मैं ही बता देता हूँ, सोडियम साइट्रेट प्लस इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। यानी सोडियम साइट्रेट प्लस इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट का उपयोग ब्लड बैंक में जमने से रोकता है। तो ये लाइन आपको कैसी लगी? ज़बरदस्त लगी। क्वेश्चन भी ये ज़बरदस्त है। अब चलते अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन कहलाता है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ। स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन कहलाता है हिमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन तो हिमेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ना हीमोपोइटिक, ये क्या होता है? ऐसे ऑर्गन जिनमें रक्त बनता है ना, उनको हीमोपोइटिक बोलते हैं। और रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी, जो ऑप्शन नंबर सी है, वो कहलाता है। एक नाम और इसके अंदर और लिखा है ना, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस एक लिखा है हिपेरिन। हिपेरिन का आपको पता चल गया, हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन रक्त को रक्त वाहिनियों में जमने से रोकता है। और हीमोपोइसिस किसे कहते हैं? रक्त निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी हीमोपोइसिस होती है। तो मैंने चारों ऑप्शन आपको बता दिए। हीमोपोइटिक क्या होता है? ऐसे ऑर्गन जिनमें रक्त बनता है उनको हीमोपोइटिक बोलते हैं। हीमोपोइसिस क्या होता है? रक्त निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोइसिस कहलाती है। हीमेटोलॉजी क्या होती है? रक्त के अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड को हीमेटोलॉजी कहते हैं। हिपेरिन क्या है? हिपेरिन रक्त को रक्त वाहिनियों में जमने से रोकता है, जो हम पिछले क्वेश्चन में पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो ये अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का अनुपात कितना होता है? शाबाश, बड़े लेवल का क्वेश्चन है ना। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का अनुपात कितना होता है? तो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है। क्या होता है? 2:1 होता है। तो इस क्वेश्चन से आपको दो चीज़ समझने को मिल गई कि एक तो प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूमिन होती है, दूसरी कौन सी होती है? ग्लोब्यूलिन होती है। एक एल्ब्यूमिन होती है, एक ग्लोब्यूलिन होती है। उनका अनुपात एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन का 2:1 है। ठीक है। आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या काम करती है? एल्ब्यूमिन आपके रक्त कोलाइडी प्रासरण दाब को बनाए रखती है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या काम करती है? ये रसायनों का परिवहन करती है, एंटीबॉडी का काम करती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति किस रोग का प्रतिरोधी होता है? ऑप्शन नंबर 1 डेंगू, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी ब्लड कैंसर, ऑप्शन नंबर डी
ब्लू बेबी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर बताओ? सिकल सेल एनीमिया रोग में जो पीड़ित व्यक्ति होता है ये किस रोग का प्रतिरोधी होता है? तो इसका सही आंसर होगा मलेरिया। याद रखना, सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति होता है वो मलेरिया रोग का प्रतिरोधी होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्या कहता है कि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार हो जाता है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। उभयावतल, हंसियाकार, अवतल, उत्तल। फटाफट से इसका आंसर करो। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार होता है वो हंसियाकार हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीसी से संबंधित सत्य कथन है। आरबीसी रेड ब्लड सेल से संबंधित सत्य कथन है। अपना पहला ऑप्शन क्या कहता है कि आरबीसी का कंकाल स्ट्रोमेटिन कहलाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अपने आरबीसी का जो कंकाल होता है, आरबीसी का जो स्केलेटन होता है उसको स्ट्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, ओके, आपको आ गया समझ में? आरबीसी का स्केलेटन स्ट्रोमेटिन कहलाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है आरबीसी अनोक्सी श्वसन करती है। कि ये बात सही है? हाँ जी, ये भी बात सही है। आरबीसी अनोक्सी श्वसन करती है। आरबीसी अनोक्सी श्वसन क्यों करती है इसका रीज़न पता है? क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होने के कारण क्या ये ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम तो पाए जाते हैं, लेकिन क्रेब्स चक्कर के एंजाइम क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इस वजह से अनोक्सी श्वसन करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये लाइन का मतलब समझ गया ना? आरबीसी अनोक्सी श्वसन करती है। क्यों करती है? क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होने के कारण ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम तो पाए जाते हैं, लेकिन क्रेब्स चक्कर के एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। इस कारण आरबीसी अनोक्सी श्वसन करती है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। फिर अपना सी ऑप्शन क्या है? सी स्टेटमेंट क्या है? थर्ड स्टेटमेंट है कि आरबीसी गैसों का परिवहन करती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। आरबीसी का काम यही है गैसों का परिवहन करना, यानी O2 और CO2 का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है वयस्क में जीवन काल 120 दिन का होता है। बिल्कुल सही है। वयस्क में जीवन काल कितना होता है? वयस्क में जीवन काल 120 दिन का होता है। तो ए बी सी डी चारों स्टेटमेंट से ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, कुछ आरबीसी से संबंधित एक्स्ट्रा बात भी हम कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। आपकी आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाई जाती। आपकी आरबीसी में गोल्जी बॉडी का अभाव होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाई जाती, और गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय नहीं पाया जाता। आरबीसी में स्तनधारियों में केंद्रक का अभाव होता है, लेकिन अपवाद है ऊंट व लामा, क्योंकि ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो वयस्क में 120 दिन का होता है, लेकिन शिशु में कितना होता है? 100 दिन का होता है। सबसे बड़ी आरबीसी है वो एम्फीबिया में पाई जाती है, और सबसे छोटी आरबीसी आपके मस्क डियर में पाई जाती है। और भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण थाइमस में होता है, लीवर में होता है, लेकिन जब हम वयस्क अवस्था में चले जाते हैं तब आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मेरो में होता है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, अपनी आरबीसी में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाया जाता है। ओके, ये बात सब कुछ क्लियर हो गई। ठीक है, और सिंगल आरबीसी का कलर हल्का पीला होता है और ग्रुप आरबीसी का कलर लाल होता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आरबीसी की संख्या में कमी को एनीमिया बोलते हैं, और ऊंचाई पर जाने में आरबीसी की संख्या बढ़ती है। इसके कारण एक रोग होता है जिसे पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। ठीक है, एनीमिया क्या है? आरबीसी की संख्या में कमी। पॉलीसाइथीमिया क्या है? ऊंचाई पर जाने में आरबीसी की संख्या बढ़ती है, इसके कारण एक रोग होता है जिसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। तो ये हमने पूरी आरबीसी का क्या कर लिया? पोस्टमार्टम कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संक्रमण के समय, इन्फेक्शन के समय WBC की संख्या में
वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर करें भाई। इन्फेक्शन के समय या संक्रमण के समय WBC की संख्या में वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट। बताओ इन्फेक्शन के समय। तो संक्रमण के समय जो WBC की संख्या बढ़ती है उसे ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। संक्रमण के समय WBC की संख्या बढ़ती है उसे ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी संक्रमण, बैक्टीरिया का या वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तब WBC की संख्या बढ़ जाती है जिसे ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। और ल्यूकेमिया क्या होता है? WBC में अनियंत्रित वृद्धि होता है ना, उसको ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर बोलते हैं। ठीक है, यानी ल्यूकेमिया के अंदर अपनी RBC की संख्या कितनी हो जाती है भाई? 1 से 1.5 लाख हो जाती है, याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स से संबंधित सत्य कथन है। बिल्कुल, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। बताओ प्लेटलेट्स अपने ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है क्या? रक्त के थक्के का काम करती है, रक्त के थक्के बनाने का। जी सही है, अपनी ब्लड, ये प्लेटलेट्स है ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है। अपना सेकंड स्टेटमेंट है इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। बिल्कुल, ये बताओ इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है? ये भी सही है, प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही है। फिर ऑप्शन नंबर सी है इसका जीवन काल 1 से 7 दिन होता है। बिल्कुल, ये भी बात सही है, इसका जीवन काल 1 से 7 दिन का होता है। क्रांतिक संख्या 40,000 पर mm³ होती है। ये भी बात सही है, क्रांतिक संख्या 40,000 पर mm³ होती है। आपको वैसे पूछे ना प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है, तो 1.5 लाख, 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होती है, यानी 1.5 लाख से 4 लाख तक आपकी क्या होती है? प्लेटलेट्स की संख्या होती है। ये क्रांतिक संख्या होती है ना, तब क्या, ये क्रांतिक संख्या ये 40,000 होती है। ठीक है, क्रांतिक संख्या इसलिए बोलते हैं 40,000 पर mm³ को, क्योंकि प्लेटलेट्स की संख्या जब आपकी क्रांतिक संख्या से कम हो जाती है तो त्वचा पर लाल रंग के धब्बे यानी रेड स्पॉट दिखाई देते हैं, जिसे प्यूपरा अवस्था कहते हैं। ठीक है ना। और प्लेटलेट से संबंधित 2 फैक्ट आपको और बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्तनधारियों में पाई जाती है, लेकिन और अन्य कशेरुकी है ना, उनमें स्पिंडल सेल इसका काम करती है। आपसे पूछे अन्य कशेरुकियों में प्लेटलेट्स का काम कौन करती है, तो आपको याद रखना है स्पिंडल सेल इसका काम करती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दो क्वेश्चन हो रहे हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कौन सी कणिका अम्लीय अभिरंजन से अभिरंजित होती है? बताओ, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट। बताओ कौन सी कणिका अम्लीय अभिरंजन से अभिरंजित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिडोफिल। देखो नाम से ही स्पष्ट है, अम्लीय, अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। तो एसिड बोलते हैं, तो अम्लीय अभिरंजक या एसिड से कौन अभिरंजित होगी? एसिडोफिल। आपसे पूछे सारीय अभिरंजक से कौन अभिरंजित होगी, तो सार को क्या बोलते हैं? बेस, यानी बेसोफिल सारीय अभिरंजक से अभिरंजित होगी। ठीक है, और जो किसी से अभिरंजित नहीं हो उसको न्यूट्रोफिल बोलते हैं। आपको पता है ना, न्यूट्रल हम उस चीज़ को बोलते हैं जो एक्टिव ही नहीं है। ठीक है ना, जो कोई रिएक्ट ही नहीं करती, वो न्यूट्रोफिल है। आपसे पूछे एसिड से कौन अभिरंजित होगी? एसिडोफिल। बेस से कौन अभिरंजित होगी? बेसोफिल। जो किसी से नहीं अभिरंजित हो, न्यूट्रल है, यानी न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि WBC 2 प्रकार की होती है ना, कणिका, एक होती है कणिका में और एक होती है अकणिका में। जो कणिका में WBC होती है वो कौन कौन सी होती है? एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। कणिका में WBC कौन कौन सी होती है? एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और अकणिका में कौन सी होती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। आपकी जो एसिडोफिल है ये क्या काम करती है? एलर्जी से सुरक्षा करती है। आपकी ये बेसोफिल है, ये क्या काम करती है? ये हिपेरिन का सेक्रेशन करती है, उसका परिवहन करती है। और हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन, इन सब का क्या करती है? इन सब का संश्लेषण भी लीवर में होगा। जो आपकी न्यूट्रोफिल है ये क्या काम करती है? ये भक्षण प्रवृत्ति की होती है।
और मोनोसाइट भी आपकी भक्षण प्रवृत्ति की होती है। लिम्फोसाइट ये आपकी एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करती है। अब अपना है लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम किस में पाया जाता है? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में, थ्रोम्बोसाइट में? फटाफट से इसका आंसर करें। कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम किस में पाया जाता है? तो कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। आपसे पूछे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम किस में पाया जाता है? आरबीसी में। सर ये काम क्या करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम? ये जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है ये CO2 परिवहन के समय क्या करता है? कार्बोनिक अम्ल बनने की दर और विघटन की दर को 5000 गुना अत्यधिक बढ़ाता है, और जिसमें कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक का काम कौन करता है? जिंक करता है। ठीक है, तो आज के सारे अपने क्वेश्चन, हमने 10 क्वेश्चन थे, वो 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।